हमारे वर्तमान के रामचंद्र देहलवी शास्त्रार्थ भारती हमारे तर्क शास्त्र के ऊपर हर बात को साबित करने वाले डॉक्टर भूप सिंह जी आर्य से निवेदन करता हूं कि वो इन महत्वपूर्ण विषयों पर अपने विचार रखें। आदरणीय डॉक्टर भूप सिंह जी। इस सेशन का विषय है पर्यावरण, कृषि और गाय। इसके ऊपर चर्चा से पहले मैं 2 टिप्पणी कर लूँ 2 मिनट में। पहले तो इन बेटियों ने, गुरुकुल की बेटियों ने आपको एक भजन सुनाया था और उस भजन में विचित्र रचना, ईश्वर की विचित्र रचना के बारे भजन था। अब यहाँ पर मैं एक बात कहना चाहूँगा कि अकस्मात बाई चांस का परिणाम हर वक्त एक जैसा नहीं होता। बाई चांस के परिणाम या बाई चांस की जो प्रक्रियाएं हैं वो एक दूसरे की सहायक हों, कंप्लीमेंट्री हों, ये आवश्यक नहीं है। क्या बोला मैंने कि बाई चांस की रचनाएं हर बार एक जैसी हों और उन प्रक्रियाओं में एक दूसरे का सहयोग हो, ये संभव नहीं है। और यहाँ पर हम भजन में क्या सुन रहे थे कि जितनी भी रचनाएं हैं और जितनी भी प्रक्रियाएं हैं वो सब एक दूसरे की कंप्लीमेंट्री हैं, एक दूसरे की पूरक हैं, सहायक हैं। तो ये बाई चांस नहीं हो सकता। एक तो ये उस भजन पर मेरे ध्यान में आई बात। दूसरी बात थी कि एक विदेशी डॉक्टर आपके सामने बोल रहे थे और वो यूरोपीय लोगों की दिमागी और शारीरिक परेशानियों का जिक्र कर रहे थे और वो आचार्य जी से बातचीत होकर प्रभावित हुए इनकी रश्मि थ्योरी से। अब देखो वो व्यक्ति क्यों प्रभावित हुए, वो इसलिए प्रभावित हुए कि ये जो शारीरिक और दिमागी परेशानियां आ रही हैं तरह तरह की, इनका संबंध कहीं रश्मि थ्योरी से नहीं हो सकता क्या? ये मेन बात थी। और ये है भी क्योंकि उस व्यक्ति ने पढ़ा है तो ज़रूर उसके दिमाग में ये विचार आया है। रश्मि थ्योरी क्या है? रश्मि थ्योरी कहती है कि आकाश ये भी रश्मियों का बना हुआ है, इसकी भी बनावट है। और वो ये भी कह रहा था कि बाहर से जो भी स्ट्रेस आते हैं, जो भी सूचनाएं आती हैं, तो वो हमारे दिमाग के जो सेल हैं इनको प्रभावित करते हैं। और हमारी जैसे कंप्यूटर भर जाता है, ओवरलोड हो जाता है, इन्फॉर्मेशन और ज़्यादा नहीं लेता, इसी प्रकार ये भर जाता है और ओवर स्ट्रेस हो जाता है, इस पर ओवरलोड हो जाता है। तो ये बात वो समझ रहा था और आचार्य जी इस बात को वीडियो में कह भी चुके हैं कि जो ज़रूरत से ज़्यादा इंटरनेट का, मोबाइल का, टीवी टावर का, मोबाइल टावर का, मतलब इतना रेडिएशन हम इस आकाश में डाल रहे हैं, तो ये जो परमात्मा ने शरीर बनाया है, जितने रेडिएशन को सहन करने की सामर्थ्य है उससे ज़्यादा रेडिएशन डालेंगे तो ये नुकसान में जाएगा। ये रश्मि थ्योरी कहती है नुकसान में जाएगा। और बात भी ठीक है, क्योंकि हमारे शरीर की जो भी क्रियाएं हैं, दिमाग शरीर के अंगों को आदेश देता है, शरीर के अंग काम करते हैं और शरीर की जो इंद्रियां हैं वो बाह्य जगत के संपर्क में आती हैं और वो दिमाग को सूचना देती हैं। इंद्रियां दिमाग को सूचना देती हैं और दिमाग इंद्रियों को आदेश देता है। और ये प्रक्रिया किस माध्यम से होती है? बहुत सूक्ष्म इलेक्ट्रिक पल्सेस, बहुत सूक्ष्म विद्युत सिग्नल्स न्यूरॉन्स के थ्रू
हमारे स्नायु तंत्र के माध्यम से ट्रेवल करते हैं। और बाहर से यदि हम रेडिएशन बढ़ाते हैं तो रेडिएशन क्या है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड है डॉक्टर साहब। और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड को एक लेवल से ज़्यादा बढ़ाओगे तो हमारी उस ट्रांसमिशन को एडवर्सली इफेक्ट करेगा। तो वो लोग समझ रहे हैं इसका महत्व क्या है। तो हम भी इसको उनसे पहले समझ लें। अब मैं विषय पर आता हूँ। पर्यावरण हमारा निर्जीव और जीवित जो आस पड़ोस है उसका नाम पर्यावरण है। जीवित निर्जीव आस पड़ोस में हवा, पानी, जमीन आ जाती है। और जीवित आस पड़ोस में, सराउंडिंग में पेड़ पौधे और सभी जीव जंतु आ जाते हैं। ये पर्यावरण हुआ। अब इस पर्यावरण का कृषि और गाय, ये दो विषय लिए हैं। पर्यावरण, कृषि और गाय, ये तीन बातें रखी। वो विज्ञानवाद, हाँ लूँगा, ध्यान है मुझे, वो लूँगा। तो ये पर्यावरण हुआ। और इस पर्यावरण के साथ कृषि और गाय का गहरा संबंध है। और गाय और कृषि एक दूसरे से गहरे जुड़े हुए हैं। बिल्कुल ये तथ्य बात है। अब हम गाय और कृषि का महत्व क्या है ये थोड़ा सा जान लें तो फिर पर्यावरण की समस्या हल हो जाएगी। अब कृषि का महत्व क्या है? कृषि क्यों महत्वपूर्ण है ये भी हम को जान लेना जरूरी है। 5-6 बातें हैं कि कृषि महत्वपूर्ण है। नंबर 1, कृषि के उत्पाद के बिना जीवन संभव नहीं है। अन्य जितने भी उद्योग धंधे हैं उनके उत्पादों के बिना जीवन चल सकता है और 50-60 साल पहले चल भी रहा था। लेकिन कृषि के उत्पादों के बिना जीवन संभव नहीं है। पहली बात, कृषि इसलिए महत्वपूर्ण है। दूसरा, कृषि पर्यावरण को और पर्यावरण का सबसे मुख्य घटक हवा, कृषि वायु को शुद्ध करती है, प्रदूषित नहीं करती। और वायु प्रदूषण आज सबसे बड़ी समस्या है हमारे सामने। जबकि सभी उद्योग छोटे हों बड़े हों किसी भी टाइप के हों वो वायु को प्रदूषित करते हैं। दूसरी बात, तीसरी बात, रोजगार, पेट भरना ये जीवन की बहुत बड़ी समस्या है। रोजगार जीवन की सबसे बड़ी समस्या है। कृषि सभी उद्योग धंधों के मुकाबले बहुत ज्यादा गुना रोजगार देती है। तीसरी बात। चौथी बात, कृषि आर्थिक गैर बराबरी पैदा नहीं करती। दूसरे उद्योग धंधे आर्थिक गैर बराबरी पैदा करते हैं और आर्थिक असमानता फिर संघर्ष को पैदा करती है। ये चौथी बात। अब है इसी तरह, तो ये कुछ बातें हैं और महत्वपूर्ण बातें हैं। इस दृष्टि से कृषि सबसे महत्वपूर्ण है। और हमारे लिए, हम जो यहाँ बैठे हैं उनके लिए कृषि और भी महत्वपूर्ण है। क्यों? वो इसलिए कि हम वेद को अंतिम अथॉरिटी मानते हैं। वेद में जो बात कह दी वो अंतिम है। और अथर्ववेद के 12:1-8 मंत्र में स्पष्ट कहा है कि उत्तम कृषि के बिना कोई राष्ट्र बलवान नहीं बन सकता। वेद कह रहा है और वेद कह रहा है तो आप सबके लिए मानना अनिवार्य है।
आगे आपके लिए एक बात और भी अनिवार्य है। आप अग्निहोत्र को सर्वश्रेष्ठ कार्य कहते हो, अग्निहोत्र को सर्वश्रेष्ठ कार्य कहते हो। अग्निहोत्र सामग्री और घी के बिना नहीं हो सकता। सामग्री कृषि उत्पाद है और घी गाय उत्पाद है, और गाय कृषि के बिना हो नहीं सकती। तो इस दृष्टि से भी क्योंकि आप अग्निहोत्र को सर्वश्रेष्ठ कार्य कह रहे हैं, अग्निहोत्र के लिए सामग्री और घी चाहिए, और सामग्री और घी कृषि और गाय उत्पाद होने के कारण ये महत्वपूर्ण माननी पड़ेगी। आपको माननी पड़ेगी। कृषि और गाय को मानना पड़ेगा आपको। आपके पास कोई चॉइस नहीं है कि ना मानूं मैं। अब आगे चलें कि आजकल एक मूवमेंट चल रहा है, क्या? विघ्नवाद। एक संस्था, कुछ लोगों एक संस्था से जुड़े हैं, विघ्नवाद कहते हैं उसको। एक पेटा, प्रिवेंशन ऑफ टॉर्चर अगेंस्ट एनिमल्स, पेटा संस्था है। ये दो संस्थाएं, पेटा और विघ्नवाद, ये दो संस्थाएं क्या कहती हैं? अब ये कहने लग गई कि दूध से बीमारी होती है, दूध मनुष्य का भोजन नहीं है। ये प्रचार है। अब इस प्रचार भोजन है कि नहीं है, नहीं है एक बात, और दूसरी इस प्रचार का मतलब क्या है, दूसरी बात। ये दोनों बातें समझने की हैं। खेती को, कृषि में मशीन का प्रवेश करके और बैल को हटा दिया, तो गाय को हम बैल और दूध के लिए पालते थे। बैल हट गया, मशीन आ गई खेती के लिए। अब आधा गोपालन हो गया बैल हटने से, दूध के लिए पालते हैं अब गाय को। अब दूध भी भोजन नहीं है मनुष्य का, और दूध से बीमारी होती है, तो गाय गई, गोपालन नहीं होगा। अब गोपालन नहीं होगा तो फिर हम सोचें चल हटा दे गाय को, क्या फर्क पड़ेगा आप पर? फर्क ये पड़ेगा, जैसे मैंने कहा था कि कृषि उत्पाद के बिना जीवन नहीं चल सकता, और गाय और कृषि एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं। गाय और बैल गोबर और मूत्र देते हैं। गोबर और मूत्र दो काम करते हैं, जमीन के स्वास्थ्य को सुधारते हैं, ठीक रखते हैं, जबकि रासायनिक खाद और कीटनाशक जमीन की सेहत को बिगाड़ते हैं। और गाय बैल का गोबर और मूत्र जमीन की सेहत को सुधारते हैं। और गाय के और बैल के गोबर और मूत्र का प्रयोग करते हैं तो फसल के लिए, कृषि के लिए पानी की खपत कम होती है। रासायनिक खादों का प्रयोग करते हैं, पानी की खपत ज़्यादा होती है। तो पानी को बचाएंगे और ज़मीन की सेहत को बचा के रखेंगे। और ये दोनों चीज़ें हटा दी तो ज़मीन भी बिगड़ेगा, पानी खपत भी बढ़ेगी, और भी समस्याएं आएंगी। और ज़मीन की सेहत बिगड़ेगी तो ये कहते हैं कि मनुष्य का भोजन नहीं है भोजन। मान ली मैंने 1 मिनट के लिए बात, चलो नहीं है तो क्या है? अनाज, सब्जी, फल, ये तो भोजन मानोगे। और ये अनाज, सब्जी, फल ज़मीन से पैदा होते हैं, और ज़मीन की सेहत कीटनाशक और रासायनिक खाद ने बिगाड़ दी तो आपको क्या मिलेगा? दूध तो पता नहीं बीमारी करता कि ना करता। ये जो कैंसर का तोहफा है ये यहीं से तो आ रहा है।
कैंसर का तोहफा कीटनाशक और रासायनिक खाद से तो मिल रहा है आपको। तो और रही बात दूध की, दूध में भी असर आएगा इनका, क्योंकि गाय भैंस जो चारा खा रही हैं वो कीटनाशक और रासायनिक खाद का चारा है, तो असर आएगा। लेकिन जो प्रभाव सीधा सीधा अनाज सब्जी और फल में आ रहा है, उतना प्रभाव दूध में नहीं आएगा, क्योंकि दूध एक बाई प्रोडक्ट है और वो हम सीधा खा रहे हैं शरीर में, और वो शरीर में खाने के बाद बनता है दूध। तो दूध में उसकी मात्रा कम आएगी और उसमें ज़्यादा आएगी। तो आप यदि गाय को हटा देते हो, बैल को हटा देते हो, तो फिर बीमारी ज़्यादा आएंगी। दूध से बीमारी होंगी कि नहीं होंगी, ये बात तो बाद की है। अब ये कहते हैं, पेटा वाले कहते हैं कि दूध भोजन नहीं है, विज्ञानवाद वाले कहते हैं दूध भोजन नहीं है, और पशु पालन करके और हम गाय भैंस बकरी का दूध निकालते हैं या बैल से घोड़े से ऊंट से काम लेते हैं, जुताई ढुलाई का काम लेते हैं, तो ये क्रूरता है। ये दो बातें कहते हैं, दूध बीमारी करता है, मनुष्य का भोजन नहीं है, और पशुओं का दूध निकालना, उनसे जुताई और ढुलाई का काम लेना, ये उनके प्रति क्रूरता है। ये दो बातें कहते हैं। अब दूध मनुष्य का भोजन है कि नहीं है, तो ये मैं बता दूं कि जिन वस्तुओं को आप मनुष्य का भोजन कहते हैं, सब्जी अनाज फल, इनमें प्रोटीन वसा कार्बोहाइड्रेट मिनरल्स विटामिन ये आहार के महत्वपूर्ण घटक मिलते हैं, और दूध में भी ये सभी घटक होते हैं। जो घटक सब्जी फल अनाज जिसको तुम मनुष्य का भोजन कह रहे हो, वही सभी घटक दूध में भी हैं। तो इसलिए इसको भोजन क्यों नहीं माने? ये तो भोजन की बात। और दूसरी बात बीमारी की, तो भाई बीमारी दूध से नहीं हो रही, बीमारी मिलावट से हो रही है। आपकी जानकारी के लिए बता दूं, अपने देश में प्रतिदिन गाय भैंस बकरी सभी प्रकार के दूध का उत्पादन लगभग 14 करोड़ लीटर है, और दूध की बिक्री प्रतिदिन आपके देश में 54 करोड़ लीटर है। दूध की बिक्री 54 करोड़ लीटर है, 54 करोड़, 3 टाइम्स। तो और दूध का उत्पादन लगभग 14 करोड़ लीटर है। तो जितना दूध गाय भैंस बकरी से मिल रहा है, उससे 3 गुना दूध कहाँ से आ गया? 40 करोड़ लीटर दूध कहाँ से आ गया? सीधी सी बात है, बनावटी है। तो बीमारी मेरे भाई उस बनावटी दूध से हो रही है। तो गाय के और भैंस के मत्थे क्यों मंड रहा है? हमें बेवकूफ़ बना रहा है। तो दूध से बीमारी नहीं है, दूध की मिलावट से है, और दूध मनुष्य का भोजन है। कई महानुभाव कह देते हैं, आचार्य जी ने मेरे को बताया, ये मुखाजी बिल्कुल ठीक कह रहे हो आप। वो कहते हैं कि मनुष्य को छोड़कर सभी प्राणी अपनी माँ के अतिरिक्त और दूसरी माँ का दूध नहीं पीते, और मनुष्य सारी उम्र गाय भैंस का मतलब दूसरी माँ का दूध पीता रहता है, ये कहा। अब इन भले मानुषों को ये नहीं पता कि बिल्ली दूध की रखवाली, ये व्यंग्य जो कहावत है, ये कहाँ से आई है? बिल्ली दूध की रखवाली, ये कहावत कहाँ से आई है? अरे भाई, बिल्ली भी दूध पीती है, कुत्ता भी दूध पीता है, बैल भी दूध पीता है, घोड़ा भी दूध पीता है, ऊंट भी दूध पीता है, और तुम कहते हो कि मनुष्य ही दूध पीता है। तो ये ऐसी बातें मारते हैं, इन बातों में कोई तथ्य नहीं है। हाँ, एक बात है जिसके प्रति हमें सावधान होना है। क्या? कि मशीनीकरण करके बैल हटाया, आधी गाय गई, दूध को बदनाम करके ये पूरी तरह गाय को हटा देना चाहते हैं।
अब चलो हटा दिया, हम पर क्या असर आया? हम पर एक बहुत बड़ा असर आएगा। क्या? मैंने अभी बोला था कि रोजगार, पेट भरना, ये जीवन की सबसे बड़ी समस्या है, कम से कम आज के समय में। और पशुपालन और कृषि सबसे ज़्यादा रोजगार देते हैं। आपकी जानकारी के लिए बता दूं, विदेशी निवेश बड़ा प्रचार किया जा रहा है, सरकार बड़ा श्रेय ले रही है विदेशी निवेश। आपको पता होना चाहिए अपने देश में जितने उद्योग धंधे लगे हुए हैं, सारे सब छोटे बड़ी सभी फैक्ट्रियां आ गई, उसमें आज की तारीख में 45-46 करोड़ लोगों को मजदूरी मिली हुई है। धरती पर 208 देश हैं। मोदी साहब प्रत्येक देश के 5-5 निवेश ले आए। हालांकि संभव नहीं है, लेकिन मैंने मान लिया। हर देश के, धरती के 208 देश के प्रत्येक देश के 5 निवेश यहां लगा दे। और वो निवेश भी छोटे मोटे नहीं, हर एक निवेश में 5000 व्यक्तियों को मजदूरी दे दे। तो सारी दुनिया के उद्योग धंधे यहां लगवा दो इस देश में, तो कितने लोगों को मजदूरी मिलेगी? 50 लाख को। तो आपके देश के उद्योग धंधे और सारी दुनिया के उद्योग धंधे यहां लगा दिए, और सारी उद्योग धंधे लगा दोगे तो यहां पता है क्या होगा? हवा पानी मिट्टी तो यहीं की खराब होगी। उद्योग धंधे यहां लगेंगे तो यहां की हवा मिट्टी पानी खराब होगी, अब की दूर के होगी। उसके बावजूद 50 लाख लोगों को मजदूरी मिली। आपके सारे उद्योग धंधे मिला दें तो 1 करोड़ लोगों को मजदूरी मिली। आपकी स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट, पुलिस, मिलिट्री और सभी डिपार्टमेंट, ये सब मिला दें तो 1 करोड़ 5-6 लाख लोगों को नौकरी मिली हुई है आपके देश में। तो सभी प्रकार की नौकरी, सभी प्रकार के उद्योग धंधे, सारी दुनिया के उद्योग धंधे ये लगा दें तो कितने लोगों को मजदूरी मिली, रोजगार मिला, जीवन यापन करने का साधन मिला? कितना? 2 करोड़। और इस वक्त आपके देश में कृषि से जो अपना पेट पाल रहे हैं वो कितने हैं? 77 करोड़। 77 करोड़ लोग खेती से अपना पेट पाल रहे हैं। और इधर सारे उद्योग धंधे, सभी प्रकार की नौकरियां कितने लोगों को एडजस्ट कर रही हैं? 2 करोड़ को। यदि आप पशुपालन को, कृषि को हतोत्साहित कर दें, कमजोर कर दें, तो क्या होगा? इससे लोग हटेंगे, पशुपालन और कृषि से हटेंगे। पशुपालन और कृषि से आधे लोग भी हट जाते हैं, 50% भी, तो भी 39 करोड़ हुए। कहाँ ले जाओगे? 39 करोड़ को कहाँ ले जाओगे? वो कैसे पेट भरेंगे? तुम तो 2 करोड़ को एडजस्ट कर पा रहे हो, ज़्यादा से ज़्यादा 2 करोड़ को, और यहाँ 39 करोड़ और आगे, वो क्या करेंगे? वो भूखे मरेंगे या आपकी जो बच जाएंगे वो आपकी मजदूरी करेंगे। यही चाहते हो ना आप यही चाह रहे हो क्या कि कुछ काफी संख्या में लोग मर जाएं और बच जाएं, वो मजदूर बन जाएं? तो ये विज्ञानवाद और जो पेटा जो ये प्रचार कर रहे हैं, तो इन चीजों का क्या इम्पैक्ट होगा, क्या परिणाम आ सकता है, क्या कह रहे हैं ये, इनकी बात में कितना दम है, ये आर्यों समझने की आवश्यकता है। इस चीज को हम समझेंगे। कृषि और पशुपालन जिसको जो वेद सम्मत है और सबसे उत्तम कार्य जिसको कहा है, इससे यदि हम हट जाते हैं तो हम बहुत सारी समस्याओं से ग्रस्त हो जाएंगे, और सबसे बड़ी समस्या फिर पर्यावरण की भी आएगी। अब जुताई ढुलाई का में में पशु ऊर्जा का प्रयोग करते हैं, तो जो खनिज ईंधन है, पेट्रोल, डीजल, गैस वगैरह, इनकी बचत होगी। और यदि इसको हटा दें, ढुलाई जुताई से पशु ऊर्जा को हटा दें और सारा काम इनसे करने लग जाएं,
खनिज ईंधनों से, तो फिर जरा हिसाब लगाना बजट का। और दूसरों से आप तेल मांगोगे, ईंधन मांगोगे, तो आपकी क्या पोजीशन रहेगी, ज़रा विचार करना। तो ये बहुत है गंभीर बातें हैं। ये विघ्नवाद, पेटा, ये मारते हैं, भोजन नहीं है, दूध भोजन नहीं है, बीमारी होती है, मशीनीकरण होना चाहिए, आधुनिकीकरण होना चाहिए, विदेशी निवेश आना चाहिए। तो इन बातों को हम थोड़ा सा, इनके परिणाम क्या हो सकते हैं, ये कितनी तथ्यात्मक है, असलियत क्या है, ये सब बातें हमें जानने की आवश्यकता है। तो मेरा यही निवेदन है आपका कि आप इन पर गंभीरता से विचार करें। और कोई भी, अब मेनका गांधी है, मेनका गांधी पेटा की बहुत महत्वपूर्ण सदस्य है। अब मेनका गांधी ने कह दिया तो बात ठीक हो गई ना, ऐसे नहीं। एक मैं सिद्धांत की बात कह के और अपनी बात बंद करता हूं। आप जीवन में, और मैं तो मानता हूं इस बात को, मेरे पर तो लागू होती है, सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस बोल रहा है, बिल गेट बोल रहा है, हम नहीं मानेंगे, मैं तो मानूंगा नहीं। तो ये बात है, हम चीज़ों को थोड़ा सा विश्लेषण करें, ध्यान से समझें। और ऐसी ऐसी बहुत और भी समस्याएं आएंगी, मैंने तो एक दो समस्या का संकेत मात्र किया है। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद भूप सिंह जी का। आप जब बोलते हैं, आपके तर्कों को पाकर हमें लगता है कि अब हमें कोई नहीं हरा पाएगा। वास्तव में आपके तर्क बड़े जोश देते हैं हमें।